रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कल पढ़ लिया था, लेटरल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट वगैरह सब पढ़ चुके हैं। और उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम आज, और ये है प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो पहले हम जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, ये जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज प्रिज्म। फिर आगे देखते हैं कि प्रिज्म में क्या करते हैं, क्या होता है। ठीक है ना। तो प्रिज्म इज अ डिवाइस प्रिज्म एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है। इसके अंदर 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं। और ये 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होती हैं ये पैरेलल नहीं होती, वरना तो ये ट्रांसपेरेंट शीट बन जाएगी। तो जैसे इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट शीट होता है, तो इसमें तो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं, लेकिन प्रिज्म जो होता है वो इस तरह का डिवाइस, इस तरह का डिवाइस जिसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगी, और 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हम काम में लेंगे, और ये नॉन पैरेलल होंगी। तो इधर की तरफ जितने बनाए गए हैं ये सारे के सारे प्रिज्म हैं। और ये ट्रांसपेरेंट शीट है। तो प्रिज्म जो होता है सिंपली एक डिवाइस है जिसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगी जो किसी एंगल पे होंगी। अब ये प्रिज्म ऐसा नहीं है कि ट्रायंगुलर शेप का ही हो। अगर ये प्रिज्म आप इस तरह से लेते हैं जिसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो होती हैं वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये तो पैरेलल हो जाएंगी। नहीं, अगर मैं एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये लेता हूँ नंबर 1, और दूसरी मैं ये लेता हूँ, तो इसके अंदर भी 2 परपेंडिकुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन सकती हैं। तो ये भी प्रिज्म की तरह काम करेगा। बाकी ट्रायंगुलर शेप के तो होंगे ही होंगे, हेक्सागोनल भी हो सकता है, पेंटागोनल भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे ही प्रिज्म बनेंगे। ठीक है ना। बस ध्यान रहे कि लाइट रे जो होती है वो 2 सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और वो दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल ना हो। जैसे कि लाइट यहाँ इंसिडेंट होती है और ये यहाँ चली गई, तो हमने यहाँ पर 2 सरफेसेस काम में ली हैं, और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल है। यहाँ पर लाइट आती है, मान लीजिए लाइट यहाँ पर एंटर हुई, ठीक है ना, और फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई। यहाँ चली गई। बाहर वाली लाइट को, बाहर वाली लाइट रे को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं हम। ये नॉर्मल होगा। लाइट रे आएगी और रेयर से डेंसर के अंदर जाएगी। रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। तो जैसे ये लाइट यहाँ आ रही थी, और यहाँ से जाने के बाद में फिर इधर चली गई। तो ये 2 सरफेसेस जो आपने काम में लिए परपेंडिकुलर हैं। लाइट रे यहाँ आती है,
या लाइट रे यहाँ आती है, यहाँ चली गई या कहीं भी चली गई। तो इस तरह से जो भी सरफेसेस होंगे, अगर दो पैरेलल सरफेसेस ना हो और उनसे रिफ्रैक्शन हो, तो ऐसे डिवाइस को हम प्रिज्म कहते हैं। और जब ये बता दिया कि पैरेलल नहीं होंगी तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, इन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल होगा, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल। या फिर इसको हम प्रिज्म एंगल भी कहते हैं। जनरली इसको ए से दिखाया जाता है, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रिज्म हम काम में लेते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका क्रॉस सेक्शन होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका क्रॉस सेक्शन होता है। इस शेप का जो प्रिज्म होता है वो हम जनरली काम में लेंगे। इस तरह का प्रिज्म होता है जिसमें ये क्रॉस सेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन है। तो इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसलिए रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। और नहीं तो फिर आपको मिल ही जाएगा प्रिज्म। तो हम जनरल ले लेते हैं कोई भी प्रिज्म है जिसमें प्रिज्म एंगल हम ए मान लेते हैं। तो ये प्रिज्म है हमारा और इसमें ये प्रिज्म एंगल है ए। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नंबर 1, और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नंबर 2। तो नॉर्मल देखें, सबसे पहले लाइट को इंसिडेंट करें हम। तो ये लाइट रे इंसिडेंट होती है इसके ऊपर, और इसको इस पाथ के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाती है। दूसरी तरफ जो सरफेस है, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये सरफेस का नॉर्मल है। तो लाइट रे जो दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, जिसको इस पाथ पे जाना चाहिए था लेकिन वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। तो लाइट रे इस तरह से बाहर एग्जिट हो जाएगी। तो इसमें ये रे जो इंसिडेंट होती है इसे इंसिडेंट रे कहा जाता है, इसलिए इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। जो रे बाहर निकलती है दूसरी तरफ दूसरी सरफेस से, उसे इमर्जेंट रे कहा जाता है। इसलिए नॉर्मल से ये एंगल ई हो जाएगा,
ठीक है ना। अंदर ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, ये एंगल हो जाएगा R1, और यहाँ पर जो लाइट नॉर्मल से एंगल बना रही है, ये एंगल हो जाएगा R2। अब नॉर्मल दिख रहा है आपको, तो फिर क्लियर सी बात है कि ये पूरा एंगल 90 था, उसमें से ये R1 हो गया, तो ये जो बचा हुआ एंगल है यहाँ पर ये हो जाएगा 90 माइनस R1, और यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस R2। तो इस ट्रायंगल में आपको तीनों एंगल मिलेंगे, और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे सामने आएगा जो प्रिज्म में हमेशा रहेगा कि ये एंगल A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और ये 180 इन दोनों 90 से कैंसिल हो जाएगा, तो A इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2। ठीक है ना। प्रिज्म के रिफ्लेक्शन में सबसे पहले पूछा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से दिखाते हैं, एंड डेल्टा इज द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। इमर्जेंट और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो प्रिज्म ले लेते हैं हम कोई भी, है ना। तो मान लेते हैं कि ये प्रिज्म है, ठीक है। ये प्रिज्म एंगल है A, ये एंगल 90 दिखना चाहिए, 90 एंगल है ये, ठीक है। लाइट रेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई यहाँ पर। दूसरी सरफेस से लाइट एग्जिट होगी, और ये इसका नॉर्मल है। तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा I, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, और ये एंगल हो जाएगा E, ठीक है। अब जरा आप देखिए इस रे को, जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पर ध्यान लगाते हैं। तो ये इंसिडेंट रे है, और ये इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होगा, ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। तो एक बार इस ट्रायंगल को देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, ये एंगल I है, तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक I होगा, इसमें से R1 हो गया, तो ये एंगल जो बचेगा यहाँ पर, ये एंगल जो यहाँ बचेगा वो हो जाएगा I माइनस R1, और इसी तरह से ये एंगल हो जाएगा यहाँ पर E माइनस R2, और ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस डेल्टा। तो अंदर वाले इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं। इस ट्रायंगल का मैं 3 पॉइंट्स लगा रहा हूँ। ये ट्रायंगल, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, तो ये एंगल बन रहा है I माइनस R1, ये बन रहा है E माइनस R2, और ये 180 माइनस डेल्टा, और इन तीनों का सम तो 180 होना ही चाहिए। तो 180 माइनस डेल्टा प्लस I माइनस R1 प्लस E माइनस R2
इक्वल टू 180 डिग्री। डेल्टा की वैल्यू हमें चाहिए, तो डेल्टा को उधर भेज दिया गया, इधर हो गया आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 तो हमेशा प्रिज्म एंगल के बराबर होता है, तो डेल्टा यानी कि डेविएशन हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम स्नेल्स लॉ की बात करते हैं, तो आपको जानते हो कि μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर होता है। तो अगर आप पहली सरफेस की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, तो ये मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, यहाँ ये वापस μ1 हो गया। तो पहला रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो μ1 से μ2 में हो रहा है, तो उसके लिए आप लिखोगे μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन R1। ये हो गया पहले रिफ्रैक्शन के लिए। दूसरा रिफ्रैक्शन जो है वो μ2 से μ1 में हो रहा है, तो μ2 साइन R2 μ1 साइन E, ये हो जाएगा सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है ना। तो इस तरह से आप एंगल पता लगा सकते हैं, R1 R2 R1 R1 और ये E, जो इस रिलेशन से सामने आ जाएगा। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन के। ये जो डेविएशन हमने देखा है, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में इसका ग्राफ खींचा जाता है डेविएशन का, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। अगर हम डेविएशन का ग्राफ खींचें, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, और इस ग्राफ से हमें ये बात क्लियर होती है कि डेविएशन पहले डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है। यहाँ पर हम डेल्टा ले रहे हैं और यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये मिनिमम डेविएशन मिलेगा आपको। और ये मिनिमम डेविएशन, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर मिनिमम डेविएशन होगा। तो प्रैक्टिकली जो कंडीशन हमें मिलती है कि फॉर मिनिमम डेविएशन, जब मिनिमम डेविएशन होता है तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं वो आप देखिएगा कि लाइट इनसाइड द प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर जो लाइट होती है वो बेस के पैरेलल होती है। दूसरा, ऐसी कंडीशन में R1 और R2 दोनों बराबर होते हैं। और तीसरा, ऐसी कंडीशन में I और E भी बराबर होते हैं। I और E भी आपस में बराबर होते हैं। ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है। तो अगर हम प्रिज्म की इक्वेशंस यूज करके देखें इससे, तो प्रिज्म के लिए हमने अभी तक तीन बातें पढ़ ली थी। एक तो A बराबर R1 प्लस R2, दूसरा हमने पढ़ा था डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए, तीसरा हमने पढ़ा था μ1 साइन I μ2 साइन R1 μ1 μ2 साइन R2 इक्वल टू μ1 साइन E।
ये सारी कंडीशन आप यहाँ रख देंगे। तो आई की जगह जब आप ई रखेंगे यहाँ पर, तो डेल्टा हो जाएगा आई प्लस ई की जगह भी आई माइनस ए। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2i माइनस ए। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपको मिल ही जाएगा, यानी कि मिनिमम डेविएशन जो होता है डेल्टा मिनिमम, उसकी वैल्यू होगी 2i माइनस ए। अगर आप R1 और R2 में वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि R1 और R2 बराबर R के होगा, तो उससे ये रिलेशन निकल के सामने आएगा कि A बराबर R1 प्लस R2 मतलब 2R, यानी R बराबर हो जाएगा A/2। तो इससे अगर हम I और R का रिलेशन देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का रिलेशन जो निकलेगा इससे, क्योंकि आपने देखा है कि डेल्टा मिनिमम बराबर 2i माइनस ए, तो इससे i हो जाएगा a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। साथ में आपने ये भी देख लिया r इक्वल टू a/2, तो साइन i बाय साइन r, जिसे आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, यानी कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बराबर हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। इसी में अगर स्पेशल केस हो जाता है, स्पेशल केस का मतलब कि अगर प्रिज्म एंगल छोटा है, तो सारे एंगल छोटे हैं, तो एंगल स्मॉल होने पर साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो म्यू आएगा वो हो जाएगा a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाय a/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मिनिमम डेविएशन जो आएगा डेल्टा मिनिमम, वो आ जाएगा a इंटू म्यू माइनस 1। ये आप 10 डिग्री 5 डिग्री प्रिज्म एंगल के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 30 डिग्री 40 डिग्री आएगा तो उसके लिए आप ये यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए तो फिर साइन वाला ही फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज मुझे थोड़ा सा काम था, तो इसलिए मैं आज इतना ही कर पाऊँगा। बाकी अभी कोशिश करता हूँ कि मुझे टाइम मिलेगा तो इसमें मैं और ऐड कर दूँगा। फिर पूरा वीडियो बनने के बाद में मैं इसको पब्लिश करता हूँ। मिनिमम डेविएशन तो पता लग गया हमें कि हम लोगों ने पता लगा लिया कि मिनिमम डेविएशन म्यू माइनस 1 इंटू ए स्मॉल प्रिज्म एंगल के लिए। अदरवाइज आप फॉर्मूला लगाएं म्यू बराबर a प्लस डेल्टा m/2 बाय साइन a/2। अब बात करते हैं हम मैक्सिमम डेविएशन की, या फिर ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब ये होता है कि इमरजेंट लाइट जो आएगी दैट शुड बी along the reflecting surface। ये सभी स्पेशल केसेस होते हैं प्रिज्म के, और स्टैंडर्ड केसेस की तरह ये यूज में आते हैं या फिर पूछे जाते हैं। जैसे अगर ये प्रिज्म है और इस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है,
अगर इमर्जेंट लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल हो जाती है तो इसे ग्रेजिंग इमर्जेंस कहते हैं, और यही कंडीशन होती है मैक्सिमम डेविएशन की, क्योंकि इससे ज़्यादा डेविएशन मिलेगा नहीं आपको। अदरवाइज इमर्जेंट रे तो लौट करके आ जाएगी, उसका TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नॉर्मल इस सरफेस का है, ये एंगल IG लेते हैं। IG का मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो लाइट है सरफेस के पैरेलल हो गई है, ये सरफेस के अलोंग हो गई है इस पॉइंट पर। ये तो ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। ये है R1 और ये है R2, ठीक है ना। तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है IG के, तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो होता है वो 90 डिग्री होगा। अब आपके पास में यहाँ पर दो फेस हैं, ठीक है ना। फेस AC पर हम देखते हैं, क्योंकि AC के लिए हमें पता लग गया है कि एंगल E जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर आप AC फेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, उसके बाद में जो केस आएगा, कंडीशन आएगा, उसको आप याद रखें, क्योंकि वहाँ पर बैठ करके आप इतना कर नहीं पाएंगे। तो लाइट जो है वो म्यू ग्लास से एयर में आ रही है, इसको म्यू कह देते हैं हम, इसको 1 मान लेते हैं। तो हो जाएगा म्यू इंटू साइन R2 बराबर म्यू एयर इंटू साइन 90, म्यू एयर 1 साइन 91, है ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पता लग गया कि साइन R2 जो आएगा वो 1/म्यू आ गया। इसका मतलब ये तो कंडीशन आ गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सरफेस AC पर। तो जब I बराबर IG होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री होता है, R2 जो होगा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर आप सरफेस AB पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो सरफेस AB को देखें आप यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लाइट है वो म्यू बराबर 1 मतलब एयर से ग्लास में आ रही है। तो यहाँ हो जाएगा म्यू एयर साइन IG बराबर म्यू ग्लास साइन R1, और ये तो 1 हो जाएगा। तो साइन IG बराबर म्यू ऑफ साइन R1, है ना। हमें एक रिलेशन पता है, आपको पता है ना, A बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, लेकिन R1 तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो एक ये कंडीशन आ जाएगी आपके सामने, साइन IG बराबर म्यू
और R1 की जगह आप चाहें, ये R1 है क्योंकि थीटा R2 की जगह थीटा सी लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा A माइनस थीटा सी। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन आई जी से आई जी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपको म्यू दे रखा होगा ग्लास का, वो आप यहाँ रख देंगे, उससे क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, वो यहाँ रख देंगे और आपको साइन आई जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन या फिर ग्रेजिंग इमरजेंस, क्या क्या कंडीशन सामने आई है कि एंगल ई जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई जी कह रहे हैं, R2 एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, R1 एंगल जो है वो A माइनस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, और साइन आई जी से आपको आई जी की वैल्यू मिल जाएगी और वो होगा म्यू ऑफ साइन A माइनस थीटा सी। अब ये कंडीशंस हैं जो डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो मैक्सिमम डेविएशन का या ग्रेजिंग इमरजेंस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई बोलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जी से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जी से बड़ा हो जाएगा तो फिर सरफेस AC पर TIR हो जाएगा, यानी कि लाइट रे वापस यहाँ पर यानी इस पॉइंट पर TIR हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ जाएगी कि I बराबर IG होने पर TIR मिल जाएगा, इसका मतलब आपको बाहर कोई लाइट नहीं मिलेगी, तो ये नो इमरजेंस का भी केस हो जाएगा। यानी बाहर लाइट ना मिले आपको, प्रिज्म के बाहर आपको लाइट ना मिले, वो नो इमरजेंस की कंडीशन होती है, ठीक है ना। अब आई की वैल्यू आप कितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं, या आई जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 90 डिग्री कर दी है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। ऐसे कंडीशन में ये लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होगी, अब यहाँ पर TIR हो रहा है, इसका मतलब ये एंगल R2 जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के बराबर आया था, अब ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया क्योंकि इधर तो ये लाइट क्रिटिकल कंडीशन में इस सरफेस के पैरेलल यानी कि नॉर्मल से 90 डिग्री पर हो पाई थी, अब TIR होने लग गया, ठीक है ना। अब आप सरफेस AB की बात करते हैं, तो ये एंगल है यहाँ पर नॉर्मल से, नॉर्मल है तो 90 डिग्री एंगल हो गया ये। सरफेस AB की हम बात करें
ये μ1 बराबर 1 और ये μ2 बराबर म्यू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर, तो μ1 sin 90 इक्वल टू μ2 sin R1, ये 1 ये 1, तो R1 यहाँ पर हो गया है 1/μ2, यानी 1/μ ऑफ ग्लास। इसका मतलब R1 की वैल्यू यहाँ पर थीटा सी हो गई। अब ऊपर वाले केस में R1 की वैल्यू a माइनस थीटा सी थी, अब यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी होगी, थीटा सी। तो कंडीशन क्या बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं a बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। तो नो इमरजेंस के केस में हमने देख लिया कि R2 की वैल्यू थीटा सी से बड़ी है और R1 की वैल्यू थीटा सी के बराबर है। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे केसेस मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, एक भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ यहाँ पर। तो आप ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा, दोबारा पढ़िएगा, ठीक है ना। अब प्रिज्म का क्वेश्चन स्टैंडर्ड जो आया वो ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल बेस आता है तो इस तरीके से आता है। जैसे एग्जांपल करें हम, तो वो आपको जनरल रूल्स लगा के फॉलो करना है। मान लीजिए प्रिज्म दे दिया है आपको, और आपको एक इंसिडेंट लाइट दे दी गई है। मान लेता हूँ ये एंगल आपको दिया है 45 डिग्री, और सपोज कीजिए प्रिज्म एंगल दे रखा है आपको 75 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो यहाँ पर 75 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, और मान लीजिए म्यू आपको दे रखा है √2। अब क्या क्या पूछता है, जो जो पूछा जा सकता है वो सब पूछ सकता है। R1 बताओ कितना होगा, R2 बताओ कितना होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट बताओ कितना होगा, डेविएशन कितना होगा, ठीक है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन सामने आएगा तो फिर हम सीधा ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप सरफेस ले लें पहले, ए बी और सी। तो पहले आप सरफेस ए बी लें, तो रे डायग्राम के बिना ही काम करेंगे हम। यहाँ पर ये एयर है और यहाँ पर ये ग्लास है। एंगल R1 जो आएगा वो यहाँ आएगा, ये लाइट जो यहाँ जानी चाहिए थी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, तो ये एंगल R1 आएगा। तो आप लिखेंगे μ1 sin 45, μ2 sin R1, एयर का इफेक्टिव इंडेक्स 1, ये हो गया 1/√2, μ2 आपको दे रखा है √2। तो साइन R1 की वैल्यू यहाँ पर 1/2 हो जाएगी, तो R1 यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। 10 सेकंड से भी कम टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। अब आपको पता है A बराबर R1 प्लस R2 तो हमेशा लगता ही है। दोनों वैल्यू रखेंगे, आपको A 75 डिग्री दे रखा है और R1 आपने 30 डिग्री पता लगा लिया है, तो R2 की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगी। R2 की वैल्यू यहाँ पर 45 आ जाएगी। अब आप सरफेस AC पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो μ2 sin 45, μ1 sin E, μ2 की वैल्यू √2 दे रखी है, sin 45 1/√2 होता है। तो यहाँ पर एंगल E जो है वो 90 डिग्री आ गया। अब देखिए अपने आप सामने 90 डिग्री आ गया। एंगल E 90 डिग्री का मतलब समझे आप कि जो लाइट यहाँ पे जाएगी वो इस सरफेस के नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाएगी। 90 डिग्री एंगल बनाने का मतलब ये है कि सीधा सीधा इस पाथ पे आ जाएगी। तभी तो एंगल ऑफ इमर्जेंट यहाँ पर 90 डिग्री हो पाएगा।
तो अगर न्यूमेरिकल सामने आएगा तो उसको आप न्यूमेरिकल के हिसाब से करेंगे। अब डेविएशन आता है, डेविएशन का फॉर्मूला लिखा रखा है हमने आपको, आई प्लस ई माइनस ए। यहाँ पर आई दे रखा था आपको 45 डिग्री, ई आपने पता लगा लिया 90 डिग्री, और ए दे रखा है 75 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको आप, 45 प्लस 90 तो ये हो जाएगा 135, 135 में 75 जाएगा तो 60 डिग्री। तो डेविएशन यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। तो प्रिज्म का क्वेश्चन इस तरीके से सामने आएगा। कुछ एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, इसमें रे डायग्राम बना हुआ नहीं आता। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इफ मिनिमम डेविएशन of prism is equal to half of the prism angle, find out the refractive index of prism। तो जब तक हमें ये नहीं पता लगे कि एंगल बहुत छोटे हैं तो हम मिनिमम डेविएशन के हमने दो फॉर्मूले याद किए थे, आपको याद है। एक तो हमने मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला याद किया था a इंटू म्यू माइनस 1, ये छोटे एंगल के लिए याद किया था। और एक हमने याद किया था कि म्यू बराबर साइन, डेल्टा है, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। तो आप फॉर्मूला लगा करके सीधा यूज करेंगे, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाय साइन ए बाई 2। आपको यहाँ दे रखा है कि मिनिमम डेविएशन जो है वो खुद ए बाई 2 के बराबर है। मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू, तो डेल्टा एम की जगह आ जाएगा यहाँ पर 2a, तो साइन ए प्लस 2a 3a, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा साइन ए बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर इसमें मान लीजिए कि आपको एंगल दे रखा होता, ए की जगह 60 डिग्री दे रखा होता, तो म्यू बराबर हो जाता है साइन, अगर दे रखा होता तो तभी म्यू बराबर हो जाता है साइन 3a बाई 2, 360 बाई 2, तो यह आता 90, और नीचे a बाई 2 साइन 30, साइन 91, साइन 31 बाई 2, तो म्यू की वैल्यू 2 आ जाती। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देखते हैं अगर, हालांकि नीट में आज तक इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, फिर भी आप जो प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो थोड़ा सा देख लें। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको सामने आता है कि ये मिरर है, ठीक है ना। वन फेस ऑफ द प्रिज्म इज मिरर, नाउ फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस so that light, मान लेता हूँ retraces its path। तो ऐसे केस में आपको दोनों कंडीशन यूज करनी चाहिए। सरफेस ए बी के लिए तो आप स्नेल्स लॉ लगाएं,
और सरफेस AC के लिए आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएं। क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए अगर मिरर टाइप का, तो उसमें आप हमेशा यही काम करेंगे। अब यहाँ पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है कि लाइट कितने एंगल पर आ रही है। अब रे डायग्राम बनाकर तो आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे ना वहाँ पर, क्योंकि आपको सॉल्व तो फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। तो पहले आप सरफेस AB के लिए यूज़ करें। ये μ1 हो गया 1, μ2 हो गया म्यू, जो आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 इंटू साइन आई। अच्छा, दो चीज़ें इसमें होगी ना, आई और, हाँ तो हो सकता है आपको आई दिया हो तो म्यू पूछा जाएगा, म्यू दिया हो तो आई पूछा जाएगा। इसमें मैंने आई पूछा है तो मान लो मैंने म्यू दे दिया यहाँ पर √2, तो ये हो जाएगा √2 इंटू साइन आर। तो एक बात तो क्लियर होगी यहाँ पर कि साइन आई बराबर हो जाएगा √2 साइन आर। ठीक है। अब दूसरे सरफेस की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उसमें तो रिफ्लेक्शन हो रहा है और लाइट को ये बताया गया कि रिट्रेस कर दिए अपने पाथ को। तो देखो लाइट रिट्रेस कब करती है रिफ्लेक्शन के केस में। रिफ्लेक्शन के केस में लाइट रिट्रेस तभी होती है जब नॉर्मल के अलोंग ही आए। इसका मतलब ये है कि जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, वो नॉर्मल के अलोंग जाएगी। जाना यहाँ चाहिए था लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। और ये एंगल हमने पता लगा लिया है यहाँ पर, इस एंगल को हमने R बोला है। लाइट इस पाथ पर गई है और यहाँ से 90 डिग्री नॉर्मल जो बना हुआ है इसी पाथ से लौट करके आ गई है ना। ये एंगल, तो ये एंगल कितना हो गया यहाँ पे 90, 30 और 90, 120 हो गया। 120 हो गया, इसका मतलब ये एंगल यहाँ पे कितना हो गया 60। तो R यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन आई बराबर √2 तो एंगल आई यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा, मान लीजिए प्रिज्म का ही है और मिरर का साथ में। मान लीजिए कि ये प्रिज्म है, ये दे रखा है आपको यहाँ पर 4 डिग्री और एक हॉरिजॉन्टल रे आपको दिखाई गई है यहाँ पर। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल रे आई है, ये इंसिडेंट हुई है। और मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई मिरर रखा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, फाइंड आउट द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। मिरर कितना डेविएशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट लाइट है। अब मान लेता हूँ ये लाइट अगर ऐसे कहीं जाती है यहाँ पर, तो ये इस मिरर के नॉर्मल पर किसी एंगल पे आएगी। उस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। तो रिफ्लेक्ट होकर के ये वापस इसी एंगल पे जाएगी भी। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा।
ये इंसिडेंट रे हो जाएगी। और आपको पता ही है कि रिफ्लेक्शन में डेविएशन जो होता है डेल्टा, वो होता है पाई माइनस 2i। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। तो पहले हम डेविएशन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एंगल थीटा आएगा तो ये एंगल भी थीटा आएगा। तो पहले प्रिज्म का डेविएशन निकाल लीजिए आप। इसमें आपको म्यू की जरूरत पड़ेगी, तो मान लेता हूँ म्यू दे दिया है आपको इसका 3/2। छोटा एंगल है तो आप छोटे एंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। म्यू बराबर डेल्टा बराबर, जिसको हमने यहाँ पे थीटा बोला है क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, इनके बीच का जो एंगल आएगा वो थीटा ही है, तभी तो ये थीटा है। ए इंटू म्यू माइनस 1 और ए है यहाँ पर 4 डिग्री, तो ये 2 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 डिग्री आ गए हैं। तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस, यानी कि 180 माइनस, ये डिग्री है ये रेडियन है, तो इसको रेडियन में या इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए तो 180 माइनस 4, तो 176 डिग्री आ जाएगा। अगर आपसे कोई बोलता है नेट डेविएशन कितना आएगा, तो देखिए पहली बार रे डेबिट हुई थी इस तरफ 2 डिग्री से और 176 डिग्री से यहाँ होगी, तो टोटल डेविएशन जो आ गया यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर आपसे टोटल डेविएशन पूछा होता है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 2 डिग्री तो प्रिज्म ने किया प्लस 176 डिग्री मिरर ने किया, दोनों ने एक ही डायरेक्शन में किया क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा 178 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इस तरह से प्रिज्म के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम देखेंगे यहाँ पर। और प्रिज्म आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट टर्न पर हम प्रिज्म के 1-2 केसेस पढ़ने के बाद में लेंस स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।